हाय वेलकम टू अनलॉकिंग केमिस्ट्री। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आप जो मैं वीडियो डालूँ वो वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। राइट, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें। चलो बच्चों, आज नए टॉपिक पे आते हैं। क्या पढ़ रहे हैं? सरफेस केमिस्ट्री। क्या पढ़ लिया? प्रिपरेशन। क्या पढ़ रहे हैं? कोलॉइड्स पढ़ रहे हैं। कोलॉइड्स में क्या पढ़ लिया? प्रिपरेशन पढ़ ली है। राइट, अब हम आते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड सॉल्यूशन। नाउ प्यूरिफिकेशन, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूं, पहले थोड़ा सा पीछे आते हैं फ्लैशबैक में। आपने तीन तरह के सॉल्यूशन पढ़े थे, ट्रू, कोलॉइडल और सस्पेंशन, है ना। और ट्रू सॉल्यूशन में पार्टिकल साइज जो होता है वो पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर होता है। यहाँ पे पार्टिकल साइज 1 to 1000 नैनोमीटर होता है और यहाँ पे पार्टिकल साइज ग्रेटर देन 1000 नैनोमीटर होता है ना बेटा। पार्टिकल साइज 1 नैनोमीटर से कम होता है ट्रू सॉल्यूशन में। कोलॉइडल में ना, पहली बात हमें बताना चाहिए कि जब हम प्यूरिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो प्यूरिफिकेशन किससे करना है, कोलॉइडल का करना है, उसमें से क्या बाहर निकालना है। देखो, सस्पेंशन के पार्टिकल्स अगर कोलॉइडल सॉल्यूशन में है तो उनको निकालना सबसे आसान काम है। अब आप बोलोगे सर कैसे? क्योंकि देखो, हमने पढ़ा था ट्रू सॉल्यूशन कोलॉइडल और सस्पेंशन। पहले इन दोनों की बात कर लेते हैं। सस्पेंशन के पार्टिकल, ठीक है, डू नॉट पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, बट कोलॉइडल के पार्टिकल्स कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। ठीक है, तो सपोज अगर कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर सस्पेंशन की इंप्यूरिटीज है तो कुछ नहीं मत करो, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर लो, पैनल में लगाओ, कोलॉइडल को उसके थ्रू पास करो, कोलॉइडल सॉल्यूशन पास हो जाएंगे, सस्पेंशन के पार्टिकल्स पास नहीं हो जाएंगे तो वो फिल्टर पेपर में फंस जाएंगे, क्योंकि सस्पेंशन के पार्टिकल का साइज बड़ा होता है। कोलॉइडल कैन पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, सस्पेंशन के पार्टिकल्स डू नॉट पास थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। तो अगर कोलॉइडल सॉल्यूशन में से सस्पेंशन के पार्टिकल्स को बाहर निकालना है तो वी कैन यूज द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर, बट हमें ये सब नहीं पढ़ना है। तो हमें क्या पढ़ना है? हमें पार्टिकल्स में जो इंप्यूरिटीज वहां निकालनी है वो ट्रू सॉल्यूशन की इंप्यूरिटीज वहां निकालनी है, यानी कि वो पार्टिकल्स जो इंप्यूरिटीज हैं कोलॉइडल सॉल्यूशन के अंदर जिनको हमने बाहर निकालना है, दे आर ऑफ ट्रू सॉल्यूशन हैविंग पार्टिकल साइज लेस देन 1 नैनोमीटर। तो अब ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला काम है। ठीक है बच्चों, तो चलो देखते हैं कैसे करते हैं। समझ में आया? बेसिक सी समझ में आया। अब दूसरी बात जो आती है कि सर ये जो ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स हैं, फ्रॉम वेयर दे आर कम, हाउ दे आर प्रेजेंट इन द कोलॉइडल सॉल्यूशन, कहां से आई है और कोलॉइडल के अंदर ये कैसे प्रेजेंट है। तो मैंने कहा चलो, अभी हमने लास्ट में क्या पढ़ा था? लास्ट में हमने पढ़ा था, एक प्रोसेस पढ़ी थी, पेप्टाइजेशन। ठीक है, और पेप्टाइजेशन में हमने क्या किया था? प्रेसिपिटेट को कन्वर्ट किया था कोलॉइडल सॉल्यूशन में, किया था, लास्ट वीडियो देखिएगा। और प्रेसिपिटेट में हमने क्या ऐड किया था? पेप्टाइजर ऐड किया था। याद आया कुछ? तो एक बार हल्का सा रिवाइज कर ले। देखो हमारे पास क्या था, मैंने आपको कल एक डायलॉग कहा था, सपोज ये FeOH होल थ्राइस का पीपीटी है। FeOH होल थ्राइस का क्या है? प्रेसिपिटेट है, और मुझे क्या कन्वर्ट करना है इसको? मुझे इसको कन्वर्ट करना है कोलॉइडल सॉल्यूशन में। मैं चाहता हूं कि ये FeOH होल थ्राइस है, ये FeOH होल थ्राइस है, और ये क्या हो जाए कोलॉइडल में। कोलॉइडल में चार्ज कैसा होता है? कल पिछले वीडियो में बताया था कि इसके ऊपर Fe3 पॉजिटिव जमा होता है। Fe3 पॉजिटिव Fe3, ये क्या है? कोलॉइडल, और ये क्या है? प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो हमने क्या कहा था? हमने कहा था बाहर से एक पेप्टाइजिंग एजेंट डाल दो, पेप्टाइजर या पेप्टाइजिंग एजेंट। वो क्या था? इस सॉल्यूशन के लिए FeCl3 था। क्या हो रहा था? ये Fe3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में डिसोशिएट हो रहा था। फिर एक थ्योरी आई थी, याद होगा कुछ? थ्योरी ऑफ म्यूचुअल एड्सॉर्प्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ आइस। पिछला वीडियो देख के बिना देखे मत आइएगा इस वीडियो में, पिछला वीडियो देखना पड़ेगा आपको सर्फेस केमिस्ट्री का। ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन, उसमें पेप्टाइजेशन है, उसके बाद ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी क्या करेगा? ये अपने जैसे आयन, इसके अंदर कौन है? FeOH होल थ्राइस है। FeOH होल थ्राइस का मतलब इसके अंदर कौन सा आयन प्रेजेंट है? Fe किस फॉर्म में प्रेजेंट है? +3 फॉर्म में। तो किसको एब्सॉर्ब करेगा? Fe3 पॉजिटिव को अपने सरफेस पर एब्सॉर्ब कर लेगा।
तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, ये बीकर ऐसा बन जाएगा, यहाँ पे FeOH होल थ्राइस होगा और उसके सरफेस पे Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव होगा। फिर हम इसको शेक करते हैं, शेक करने पे क्या होता है, ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं और हर एक के सरफेस पे Fe3 पॉजिटिव जमा हो जाते हैं। इसको बोलते हैं पेप्टाइडेशन। मतलब सर ये तो आपने पिछले वीडियो में ही पढ़ा था। हाँ या ना, पर पिछले वीडियो में अब मैं वो बताने वाला हूँ जो पिछले वीडियो में नहीं बताया था। क्या, व्हाट अबाउट Cl? ये क्या है, ये क्या है, ये सॉल्यूशन में घूम रहा है। ये क्या है, दिस इज आवर इम्प्योरिटी ऑफ ट्रू सॉल्यूशन। इसका साइज इसके साइज से छोटा है, ये कोलाइडल का पार्टिकल है जिसके सरफेस पे चार्ज है, और बाकी Cl नेगेटिव का क्या हुआ, बाहर से कौन डाला था हमने, FeCl3, उसमें से इसके सरफेस पे कौन एब्सॉर्ब हो गया, Fe3 पॉजिटिव। तो Cl नेगेटिव कहाँ है, बीकर में घूम रहा है। तो अब हमें क्या करना है, उसको बाहर निकालना है। तो इंप्योरिटी समझ में आई, कौन है, आयनिक इंप्योरिटीज है। क्या है इंप्योरिटीज, आयनिक इंप्योरिटीज है। पहले ये समझना जरूरी है बेटा, ठीक है। प्यूरिफिकेशन के मेथड्स बहुत आसान है, पर समझना है कि हमें बाहर क्या निकालना है। तो समझ में आ गया, इंप्योरिटीज और ट्रू सॉल्यूशन, एंड दैट टू द आयनिक इंप्योरिटीज needs to be removed from the colloidal solution in order to purify the colloidal solution. बेसिक बात समझ में आ गई। अब इसके लिए मेथड्स पे आते हैं। तो पहला मेथड जो है प्यूरिफिकेशन का, उसको मैं बोलता हूं डायलिसिस। डायलिसिस पता है ना कहाँ यूज होता है, किडनी हमारी बॉडी में क्या करती है, किडनी हमारी बॉडी में जो यूरिया, यूरिक एसिड, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, हम जो खाते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, उनका जब हाइड्रोलिसिस हो जाता है तो जो उनके बाई प्रोडक्ट्स बनते हैं, किडनी हमारी बॉडी से उन बाई प्रोडक्ट्स को बाहर निकालती है, यानी कि हमारे ब्लड को प्यूरिफाई रखती है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे भी हम इस प्रोसेस को बोलेंगे डायलिसिस। अब डायलिसिस में करना क्या है, देखो कुछ नहीं करना है, एक बीकर लेना है, इसके ऊपर एक लॉग रख देना है ऐसे, ठीक है। इसके ऊपर एक बैग रख देना है, थोड़ा बड़ा बैग बनाता हूं, ठीक है। ये क्या है, इसको मैं बोल रहा हूं SPM बैग। SPM बैग का मतलब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, सेलोफेन मेम्ब्रेन भी बोल सकते हो, SPM का बैग है, ठीक है। अब SPM आपको पता है, आपने शुरू में पढ़ा था। SPM क्या है, SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। वो क्या करता है, वो अपने थ्रू ट्रू सॉल्यूशन की इंप्योरिटीज को, यानी कि जो आयनिक इंप्योरिटीज है, उनको पास होने देता है, पर कोलाइडल सॉल्यूशन को पास होने नहीं देता। दोबारा मैं क्या बोल रहा हूं, SPM यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, उसके थ्रू ट्रू सॉल्यूशन तो पास हो सकता है, जो कि आयनिक फॉर्म में अभी बताया इंप्योरिटीज होती है, बट कोलाइडल सॉल्यूशन कैन नॉट पास थ्रू SPM बैग, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम रख देंगे सॉल्ट। सॉल्ट का मतलब कोलाइडल पार्टिकल्स, समझ में आ गया। अब देखो हम क्या करते हैं, यहां से क्या हुआ, डिफ्यूजन। ये क्या हो रहा है, ये हो रहा है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब बताएगा, डिफ्यूजन ऑफ आयनिक इंप्योरिटीज। अभी बताया था आपको, जो ट्रू सॉल्यूशन की इंप्योरिटीज होती है जनरली तब क्या होगा, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब जो आयनिक इंप्योरिटीज है, बाहर के बाहर फ्रेश वाटर है, बाहर के फ्रेश वाटर, ठीक है। तो अब क्या होगा, जो आयनिक इंप्योरिटीज है वो बैग के अंदर से बाहर फ्रेश वाटर में चली गई, ठीक है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डायलिसिस। तो डायलिसिस में क्या हुआ, कोलाइडल सॉल्यूशन लिया, SPM बैग के अंदर लिया, ठीक है, उसको फ्रेश रनिंग वाटर में रखा। अभी बता रहा हूं रनिंग वाटर में क्यों। तो अब क्या होगा, जब आप उसको वाटर में सस्पेंड कर देंगे, लटका देंगे, तो क्या होगा, जो उसके अंदर आयनिक इंप्योरिटीज है वो डिफ्यूज आउट कर जाएंगी फ्रॉम कोलाइडल सॉल्यूशन का जो SPM का बैग है, उससे बाहर सॉल्यूशन में, बाहर पानी में, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि यहां से ये आयनिक इंप्योरिटीज फ्लश आउट होकर बाहर निकल जाए। क्यों निकल जाए, क्योंकि अगर हम इसको ऐसे रहने देंगे और वाटर को स्टैंड स्टिल ऐसे ही रख देंगे, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, बाहर जो है वो आयनिक इंप्योरिटीज, यानी कि ट्रू सॉल्यूशन की जो इंप्योरिटीज हैं, जिनको कि बाहर निकाल रहे हैं, उनकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगी। और ज्यादा हो जाएगी तो क्या करेंगे, अब अपनी हाई कंसंट्रेशन से अपनी बाहर की वापस लौटना शुरू कर देंगे, रिवर्स हो जाएगा डायलिसिस, उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, उसे रोकने के लिए हम इसको फ्रेश रनिंग वाटर,
यहाँ से फ्रेश वाटर अंदर भेजेंगे, फ्रेश वाटर यहाँ से अंदर भेजेंगे, आयनिक इंप्योरिटी उसमें बाहर आ जाएगी और यहाँ से इम्प्योर वाटर बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो समझ में आ गया कैसे प्यूरिफाई कर रहे हैं, इसके थ्रू, एसपीएम के थ्रू, बिकॉज कोलाइडल पार्टिकल्स कैन नॉट पास थ्रू एसपीएम बट इंप्योरिटीज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन कैन पास थ्रू एसपीएम। ठीक है, अब देखो क्या है, ये जो प्रोसेस है ना डायलिसिस की, ये समझ में आ गया। अब देखो कुछ नहीं करना, इलेक्ट्रोडायलिसिस जो प्रोसेस है ना डायलिसिस की, जो प्रोसेस है डायलिसिस की, ये बहुत स्लो है। तो हमने क्या किया, और स्लो क्यों है, यहाँ पे सॉल्ट है, यहाँ पे यहाँ से आप फ्रेश वाटर अंदर भेज रहे हैं, वही चीज रिपीट कर रहा हूं, और यहाँ से इम्प्योर वाटर बाहर आ जाएगा इम्प्योरिटीज के साथ, जो हमें बाहर निकालनी है। अब हमने क्या देखा, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो इम्प्योरिटीज होती है दे आर जनरली द आयंस, दे आर जनरली द आयंस। अब ये जो प्रोसेस है ये बहुत टाइम लेती है, कई आवर्स ले लेती है पूरा प्यूरिफाई होने के लिए। तो हम क्या बोलते हैं, अब क्योंकि बहुत स्लो है तो इसलिए उस प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए हमें बताया, क्योंकि इसके अंदर आयनिक इंप्योरिटीज हैं, तो 2 इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं अक्रॉस द एसपीएम बैग के चारों तरफ हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी, 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। अब जो भी इसके अंदर आयनिक इंप्योरिटीज होगी, सपोज अगर नेगेटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ आयंस अट्रैक्ट हो जाएंगे, अगर पॉजिटिव चार्ज आयनिक इंप्योरिटीज है तो वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो क्या होगा, जो प्रोसेस ऑफ डायलिसिस पहले बहुत स्लो हो रहा था, अब वो स्पीड अप हो जाएगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोडायलिसिस। क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोड। तो हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोडायलिसिस क्यों किया, क्योंकि जो डायलिसिस का प्रोसेस था वो बहुत स्लो था, आयनिक इंप्योरिटीज बाहर तो निकल रही थी पर इट वाज टेकिंग टाइम, और टाइम तो किसी के पास भी नहीं है आजकल, है ना। तो इसलिए हमने क्या किया, प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए 2 इलेक्ट्रोड्स लगा दिए। नाउ द प्रोसेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोडायलिसिस। मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा। अभी कोई प्रॉब्लम है इसमें, इजी टॉपिक है बेटा, सबसे इजी टॉपिक है। ठीक है, तो नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन टू अवर सेकंड मेथड। ये दोनों फर्स्ट सेकंड मान लो या एक ही मेथड मान लो, आपके ऊपर। ठीक है, तो डायलिसिस समझ में आया अच्छे से। अब चलते हैं हमारा सेकंड मेथड। सेकंड मेथड को हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सेकंड मेथड है हमारा अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्टरेशन। ठीक है, अब देखो इसमें, देखो मैं आपको एक छोटा सा तरीका समझाता हूं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। हमारे पास ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर जो आप लैब में यूज करते हैं। ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, पहले हम उसको अल्ट्रा फिल्टर पेपर में कन्वर्ट करेंगे। किसमें, अल्ट्रा फिल्टर पेपर में, और उसके थ्रू प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स करेंगे। क्या करेंगे, प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। यानी कि अगर हमें कोलॉइडल पार्टिकल्स का प्यूरिफिकेशन कर रहे हैं और वो हम अल्ट्रा फिल्टर पेपर से कर रहे हैं, तो उसको प्रोसेस को बोलेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। समझ में आ गया। अब देखो, वही अल्ट्रा फिल्टर पेपर एसपीएम की तरह काम करेगा। किसकी तरह काम करेगा, एसपीएम की तरह। अब सपोज लैब में एसपीएम नहीं है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं है, एंड मैम ने आपको बोला या सर ने आपको बोला कि बेटा ये कोलॉइडल सॉल्यूशन है एंड यू नीड टू प्यूरिफाई इट, आपको प्यूरिफाई करना है, बट वी डोंट हैव द एसपीएम बैग, यानी कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन नहीं है। तो we can make the ordinary filter paper into ultra filter paper which can act as a semi permeable membrane। क्या बोल रहा हूं मैं, जो ordinary filter paper आपके पास है उसको आप ultra filter में कन्वर्ट कर सकते हैं, जो कि semi permeable membrane की तरह काम करेगा और आपके कोलॉइडल सॉल्यूशन को प्यूरिफाई करेगा। समझ में आया। ठीक है, ना अब मुसीबत यही है कि हाउ टू कन्वर्ट ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर इनटू अल्ट्रा फिल्टर पेपर। ठीक है, देखो क्या करो, सपोज आपके पास ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है। ठीक है, अब क्या होता है, इसमें जो पोर साइज है ना, ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है, इसमें जो पोर साइज है, पोर साइज, ये ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर है, तो इसमें लार्ज पोर साइज है। पोर साइज क्या है, लार्ज है, बड़ा पोर साइज है। तो इसके थ्रू क्या होता है, ट्रू सॉल्यूशन भी पास हो जाता है, कोलॉइडल भी पास हो जाता है। हम क्या चाहते हैं कि इसके थ्रू सिर्फ ट्रू सॉल्यूशन पास हो,
जिसका पार्टिकल साइज छोटा है, तो उसके पार्टिकल साइज को छोटा करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो हम क्या करते हैं, मैं आपको एक तरीका बताऊं। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर लो, क्या बोला मैंने, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर लो, ठीक है, ठीक है, इसमें 4% नाइट्रोसेलुलोज प्लस अल्कोहल प्लस ईथर, मतलब आपको ये सॉल्यूशन बनाना है। ठीक है, क्या करना है, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के ऊपर आपको इसके ऊपर स्प्रेड करना है 4% नाइट्रोसेलुलोज का सॉल्यूशन अल्कोहल एंड ईथर के अंदर, इसके अंदर स्प्रेड कर देना है। ठीक है, ये विस्कस होता है काफी, उसको स्प्रेड कर दो, स्प्रेड कर दो, स्प्रेड कर दो, इसके ऊपर स्प्रेड कर दो। ठीक है, कर दिया, कर दिया, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के ऊपर स्प्रेड कर दिया इसको। ठीक है, अब क्या करो, इसको सोक करो, सोक इन अ सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, HCHO बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, क्या बोला। अब इसको क्या करो, उठा के ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को, इसके ऊपर आपने 4% नाइट्रोसेलुलोज, अल्कोहल और ईथर, अल्कोहल वाटर बोल लो या अल्कोहल विद ईथर के साथ स्प्रेड कर रखा है इसके ऊपर, इसको फॉर्मेल्डिहाइड में जाके सोक कर दो। फॉर अब ये क्या करेगा, पहली बात नाइट्रोसेलुलोज क्या करेगा, इसके पोर्स के बीच में जाके जमा होने शुरू हो जाएगा और इसके पोर साइज जो कि बड़ा है उसको छोटा पोर साइज में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, नाइट्रोसेलुलोज क्या करेगा, जो पोर साइज बड़ा है ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर का, ठीक है, उसको छोटा कर देगा। ठीक है, पर वो क्या करता है, नाइट्रोसेलुलोज पेपर के साथ बॉन्ड नहीं बना पाता, तो जब उसको फॉर्मेल्डिहाइड में सोक करते हो तो फॉर्मेल्डिहाइड क्या करता है, पेपर और नाइट्रोसेलुलोज के बीच में बॉन्ड को स्ट्रॉन्गर कर देता है। यानी कि अब क्या होगा, अब आपका जो नाइट्रोसेलुलोज जो मिक्सचर है ये पेपर के साथ चिपका रहेगा, इकट्ठा नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। फिर क्या करना है इसको, फिर क्या करना है, सोक इन फॉर्मेल्डिहाइड पहला पार्ट एंड ड्राई, सेकंड पार्ट इसको ड्राई करना है। अब आपका बन गया अल्ट्रा फिल्टर, क्या बन जाएगा आपका, अल्ट्रा फिल्टर पेपर बन जाएगा। ठीक है, अब इसके थ्रू अगर आप फिल्ट्रेशन करोगे, फिल्ट्रेशन तो बाहर क्या निकलेगा, सिर्फ ट्रू सॉल्यूशन की इंप्यूरिटीज बाहर निकलेगी, क्लोरीन सॉल्यूशन बाहर पास नहीं होगा। तो अब इस प्रोसेस को बोलेंगे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। एक बार फिर हल्का सा रिवाइज कर ले फटाफट जल्दी जल्दी। ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर का पोर साइज बड़ा होता है, उसके थ्रू अगर आप क्लोरीन सॉल्यूशन कंटेनिंग इंप्यूरिटीज को पास करेंगे तो क्लोरीन सॉल्यूशन भी पास हो जाएगा और इंप्यूरिटीज भी पास हो जाएगी, यानी कि प्यूरिफिकेशन इज नॉट पॉसिबल, प्यूरिफिकेशन ऑफ क्लोरीन सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। ठीक है, तो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अल्ट्रा फिल्टर पेपर। कुछ नहीं करना है, ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर लो, उसमें एक सॉल्यूशन बनाओ 4% नाइट्रोसेलुलोज, अल्कोहल एंड ईथर के अंदर। ठीक है, सॉल्यूशन बना लिया, उसको इसके ऊपर स्प्रेड कर दो। नाइट्रोसेलुलोज क्या करेगा, जो बड़ा पोर साइज है ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर का, उसके चारों तरफ जमा हो जाएगा, बंद नहीं करेगा उसको, उसके चारों तरफ जमा होके उसको पोर साइज को छोटा कर देगा। पर नाइट्रोसेलुलोज और पेपर की बॉन्डिंग थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो उस पेपर को उठा के जिसके ऊपर आपने ये मिक्सचर स्प्रेड किया हुआ है फॉर्मेल्डिहाइड में सोक कर दो। फॉर्मेल्डिहाइड में सोक करोगे तो क्या होगा, बॉन्डिंग बिटवीन द पेपर एंड द मिक्सचर बिकम स्ट्रॉन्गर। फिर उसके बाद उसको बाहर निकाल के ड्राई करो, ड्राई करने के बाद जो पोर साइज है वो छोटा हो जाएगा, यानी कि अब उसके थ्रू सिर्फ ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स ही पास हो सकते हैं, क्लोराइड सॉल्यूशन पास नहीं होगा। समझ में आया। ठीक है, तो नाउ purification of chlorine solution by the use of ultra filter is known as ultra filtration। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। आज के वीडियो में हमने प्यूरिफिकेशन पढ़ लिया, अब नेक्स्ट वीडियो में विल गो ऑन टू डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोराइजेशन। ठीक है, तो अच्छा लगा तो लाइक और नए हैं तो सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।